वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ब्लैक क्लोर का मांगा कंटिन्यूशन। तो अब तक हमने देखा कि ल्यूशियस सामने आता है जो कि जूलियस के अंदर ही था, जिसने काफ़ी तबाही मचाई और शायद आस्था को हरा दिया। और अब कहानी में आगे जूलियस के इवल होने या हमला करने की बात हर जगह फैल जाती है, जो लोगों को सोच में डाल देती है कि क्या ये सच में जूलियस था जिसने अपनी जान की कुर्बानी दी थी इससे पहले हमें बचाने के लिए। तो क्या वो जूलियस था या कोई और बहरूपिया। और इस सब के बाद वहाँ यूनो पहुंचता है, जहाँ बाकी मैजिक नाइट कैप्टन्स की मीटिंग चल रही होती है। और फिर वो जान पाता है अब तक का हाल, जिसके अंदर की बहुत सारी बातें बाकी कैप्टन्स भी जान पाते हैं, जिस सबसे ये निष्कर्ष निकलता है कि आस्था शायद मारा गया है। जिस बात को कैप्टन यामी कंफर्म करने के लिए कहते हैं नाथ से भी, क्योंकि वो किसी की परछाई में घुस सकता है और वो आस्था की परछाई में नहीं घुस पा रहा। जिस वजह से उम्मीद ये हो सकती है कि आस्था भी मारा गया हो या वो काफी दूर हो, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट या डायमेंशन में। पर इनका कंसर्न उसके अलावा जूलियस भी होता है कि क्या वो जूलियस था या वो लूशियस है। और दो पर्सनैलिटी होना काफी हद तक हिट करता है कैप्टन वेंजेंस को, जैसा उनके साथ भी हुआ था एल्फ वाले इंसिडेंट के दौरान। और बाकी लोगों का कंसर्न होता है अगर वो भी जोग्रेटिस है तो उनका कनेक्शन होगा डार्क ट्राइड से, जहाँ उनके पास पावर होगी लूसीफर और विजर्ड किंग के टाइम मैजिक की, जिसका मतलब उन्हें हराना काफी मुश्किल हो सकता है या शायद नामुमकिन भी हो सकता है। जहाँ वैसे आगे यूनो अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है जो डेमोनिक एक्टिविटीज को नोटिस करते हुए गया था, जहाँ उसने देखा उस सुप्रीम डेविल को जो कि लास्ट फाइट में देखा गया था, जिसके साथ बाकी और भी डेविल्स थे। पर उसके वहां पहुंचते ही वो सुप्रीम डेविल वहां से भाग जाता है। तो यूनो का मानना है कि वो सारे डेविल्स लूशियस ने ही भेजे होंगे और उन सब डेविल्स के साथ पॉसिबल अंडरवर्ल्ड में चीड़फाड़ करना। और साथ ही अगर लूशियस के मैजिक के बारे में बात करें तो वो सोल मैजिक इस्तेमाल करता है जो उसने इस्तेमाल किया था सिस्टर लिली के ऊपर, जिससे उसने उनके ऊपर डेविल्स की शक्तियों का असर डाल दिया। जो वैसे वहां से इन्हें सिर्फ 7 दिन देखे गए हैं, मतलब 7 दिन के बाद वो हमला करेंगे इन सभी के ऊपर। पर इन सभी बातों के अलावा कैप्टन यामी और यूनो दुखी होते हैं, जहाँ यूनो याद करता है पुरानी बातें आस्था की, जिसने उसके ग्रैंड मैजिक नाइट बनने पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिखाया था और साथ ही ये भी उम्मीद की थी कि वो उससे आगे निकल जाएगा इसके बाद भी, भले ही फिलहाल वो अभी आगे हो पर अंत तक जीतेगा आस्था। पर यूनो के दिल में हमेशा से यही था कि जो उससे आगे था वो हमेशा से आस्था ही था, जिसने उसको उम्मीद और ये सपना दिया था जिसे वो अब तक फॉलो कर रहा है, जो है विजिट किंग बनने का सपना। जिस पर आगे यूनो कहता है आस्था मर गया है, तो चलो मान लेते कि आस्था मर गया है। और अगर वो सच में मर गया है तो जिसके बाद अब मैं उसे सरपास ज़रूर करूंगा, जो शायद विजिट किंग बनने का सपना है यूनो का, जो वो पूरा करेगा इसके थ्रू। तो खैर आगे हम बढ़ते हैं लूशियस के अड्डे पर, जहाँ वो सुप्रीम डेविल वापस आता है रिपोर्ट करने के लिए लूशियस के पास, जो यूनो की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, जिसे लगभग 1 साल ही हुए होंगे इनकी पिछली जंग के मुकाबले, जहाँ इस 1 साल के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, जिसने कई सारे हाई रैंक के डेविल्स को आसानी से हरा दिया। और उसी को लेकर लूशियस भी चिंतित है, क्योंकि उसके हजारों प्रिडिक्शन के अंदर में से सिर्फ एक ऐसा प्रिडिक्शन है जहां वो लोग जीत सकते हैं, और उस जीत को पाने की एक ही पॉसिबिलिटीज है, और वो है 2 ग्रीमोर रखने वाला, जिसके पास एक फुल लिफ क्लोवर ग्रीमोर और एक स्पीड ग्रीमोर, जिसे एल्फो की शक्ति और विरासत मिली है स्पीड किंगडम की, यूनो ग्रीन बेरियल। और इस दुनिया की शांति के लिए लूशियस सामना करेगा यूनो का, और यूनो भी सामना करेगा लूशियस का और हराएगा उसे। पर इस सब के अलावा हम बढ़ते हैं कहानी के एक और फेज में, जहाँ कहीं दूर बहकर आस्था पहुंचता है एक किनारे, जिसका इंतजार वहां शायद कोई शख्स कर रहा था, जिसे उम्मीद थी कि वो शायद यहाँ पहुंचेगा। पर कौन है ये और क्या हुआ आस्था को, वो जानने से पहले हम बढ़ते हैं ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर की ओर, जो हमेशा की तरह शोर शराबे से भरा होता है। जो वहाँ नाहत की बातों को भी याद करते हैं, जिसने उन्हें कहा था थोड़ा शांत रहने के लिए, पर वो उसको उसी बात के लिए ताने भी कस रहे होते हैं, जो नाहत चुपचाप खड़ा खड़ा वहां सुन भी रहा होता है। जो वैसे नाहत को कलंक कहते हैं ब्लैक होल्स के लिए। पर खैर उस सबको इग्नोर कर हम बढ़ते हैं उस न्यूज़ की ओर जो सबका दिल दहला देता है, जहां पता ये चलता है कि आस्था मारा गया है, जिसे एक्सप्लेन किया जाता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी और उसके बाद उसे इरेज कर दिया गया इस बैटल मैजिक से। जिस सबसे हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि आस्था शायद मारा गया है, जिस बात को किसी भी तरह से वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या दूसरे शब्दों में से तब तक तो वो नहीं मान सकते जब तक कि वो लाश ना देख ले आस्था की, जिस सब बातों से सब रिलेट करते हैं। और एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है, और ये लोग ये मान सकते हैं कि आस्था शायद ना मारा गया हो। और जो अगर सच है तो चलो ढूंढते हैं उस इडियट को, जिसकी खोज में वो लोग वहां से निकलते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं आस्था की ओर, जिसकी आंखें खुलती है और वो खुद को एक अलग जगह पाता है, जहाँ चार्मी जैसे दिखने वाली कोई चीज़ आती है और उसके लिए अपने मुंह से चाय निकाल के देती है, जो एक चाय देने वाली मशीन है, चार्मी नहीं। जिसके बाद उसे वहां मिलता है कैप्टन यामे जैसे दिखने वाला एक शख्स। तो आखिर कौन है ये, और वो आस्था का नाम कैसे जानता है, जो आस्था को उसके नाम से बुलाता है। और साथ ही आस्था की चोट भी हील हो चुकी है, जिसकी ऐसी गहरी चोट काफी हद तक मिमोसा हील कर सकती है। जिस सवाल को पूछता है उस शख्स से,
जहाँ वो उसे बताते हैं कि उसको हील किया है उसके एक दोस्त ने। और आस्था साथ ही लीवी के बारे में पूछता है कि कैसा है वो, जो जानता है कि वो डेविल है और उसका एक दोस्त उसको हील भी कर रहा है अभी। तो ये डेविल के बारे में भी जानता है और आस्था उसे की को महसूस करके पाता है कि वो कोई संदिग्ध इंसान भी नहीं है। जिसके बाद आगे वो उसे चार्मी के बारे में पूछता है, जिसके बारे में भी ये जानता है भले वो अब तक चार्मी से मिला नहीं। और साथ ही ये और कैप्टन यामी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और उसके बाद आस्था ही महसूस कर पाता है कि इनकी की और कैप्टन यामी की काफ़ी हद तक फेमिलियर है। तो जी हाँ, कैप्टन यामी जापान से है और जो हमारे क्लोवर किंगडम है वो किसी और देश में। जिस वजह से बहुत सारी जापानीज चीज़ों के बारे में कैप्टन यामी पूछते रहते हैं इन लोगों से, और इन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो उन्होंने आखिरी बार कैप्टन यामी को तब देखा था जब वो 13 साल के रहे होंगे। और वो आस्था से कंफर्म करते हैं उसकी पुरानी आदतों के बारे में, जो कि लंबे समय तक हल्का होना है के बारे में, जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है अभी भी वैसी। और साथ ही वो बताता है कैप्टन यामी की कमजोरी, जो शायद कीड़ों को देखकर डर जाते हैं या यूं बोले कि बेहोश हो जाते हैं। पर इन सब बातों के अलावा आस्था को याद आती है एक और जरूरी बात, जो है वापस लौटना। पर उसे कैप्टन यामी के दोस्त रोकते हैं क्योंकि शायद ये सही समय नहीं है उसका वहां लौटने का, क्योंकि अभी भी उसको और हील होना है। और आगे बताते हैं उसको जख्मी होने का कारण, जिसको जख्मी किया और मारने की कोशिश की है उसके सबसे पसंदीदा शख्स ने। और साथ ही उस शख्स ने भी जिसको कि वो अपना आदर्श या गोल मानता था। जहां आगे वो ये भी ऐड करते हैं कि वो एक अच्छा नज़ारा नहीं था, पर ये सब इन्हें कैसे पता। तो वो ये सब देख सकते हैं अपनी इस दूसरी आंख से जो उन्होंने ढक के रखा हुआ है। जहां उनकी ये आंख ये भी बता रही है कि अगर अभी आस्था वापस लौटता है तो वो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। और साथ ही अभी अपनी इस पावर के साथ वो घर तो वापस बिल्कुल नहीं लौट सकता। क्यों? जहां वहां खड़ी एक लड़की सामने एक खिड़की खोलती है और दिखता है नज़ारा एक अलग जगह का, जो होता है लैंड ऑफ द सन, जो वैसे कहानी से हटकर रियल लाइफ में जापान को भी कहा जाता है। तो ये जगह जापान ही है, बस इसमें इसका नाम है द लैंड ऑफ द सन। और ये जगह आस्था के क्लोवर किंगडम से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा दूर है। और ये शख्स है रियुदो रियुया, इस राष्ट्र का शोगुन। तो जहाँ अगर आस्था इतने दूर आ चुका है तो क्यों ना समय का सही इस्तेमाल किया जाए और अभी और इसी समय वो अपने आप को एक पावर अप दे। तो आस्था इस विदेश को देख काफ़ी हद तक हैरान होता है और फैसिनेट होता है कि कैप्टन यामी इसी जगह से हुआ करते थे। जहाँ ये आस्था को थोड़ा ठहरने के लिए कहता है और शांत होने के लिए कहता है, क्योंकि काफ़ी समय पड़ा है इससे पहले कि लूशियस कुछ करे। पर आस्था का सवाल ये भी होता है कि ये जो शख्स है शोगुन, वो क्या होता है। जो समझाने की कोशिश करता है ये शख्स और आखिर में बता पाता है उसका शोगुन स्टेटस काफ़ी हद तक इक्वल है इनके विजिट किंग के। तो वैसे आस्था भले मैजिक को सेंस नहीं कर सकता, जो कुछ ना कुछ महसूस कर पाता है, जो ये महसूस कर पाता है कि ये शख्स इतना पावरफुल नहीं लग रहा, जिस पर ये भी एग्री करते हैं। पर आस्था के इस बिहेवियर से यहाँ खड़ी ये लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि ओवरऑल वो इनके विजिटिंग के स्टेटस के बराबर का कोई शख्स है। जहाँ आस्था उसकी नाराज़गी महसूस कर पाता है, पर उसकी इस नाराज़गी के अंदर आस्था कुछ फेमिलियर चीज़ें महसूस कर पा रहा होता है। पर खैर आगे रियू आस्था को इस नई जगह का एक नज़ारा दिखाने के लिए बाहर ले जाते हैं, जहाँ आस्था हैरान होता है लैंड ऑफ सन को देखकर। जहाँ जो भी चीज़ें उसने देखी वो उसने आज तक क्लोवर किंगडम के अंदर नहीं देखी थी। जैसे वो लोग ग्रिमोर के जगह स्क्रोल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा पहले जापान के अंदर भी हुआ करता था, जहाँ लोग लिखने के लिए किताबों की जगह रोल्स में लिखा करते थे, जहाँ इसे मैजिक नहीं सॉर्सरी कहा जाता है। और वैसे यहाँ आस्था देखता है अपनी फेवरेट चीज़ यानी कि आलूओं को, जो शायद अरबी होती है। और वैसे इस मार्केट में आस्था एक बच्चे को अपनी मॉम के साथ घूमते हुए देखता है, जिसे देखकर उसे अपने और सिस्टर लिली की याद आ जाती है। और वो उनके उस पल को याद करता है जब वो उसको मारने की कोशिश कर रही थी। जहाँ वैसे तभी वहाँ पहुँचते हैं रियू और उन दोनों को लेकर आगे चले जाते हैं कुछ और अच्छी चीज़ें दिखाने के बहाने। पर तभी उस जगह जहाँ वो पहले खड़े थे एक हमला होता है, जिसको शायद उन्होंने पहले ही भाप लिया था, इस वजह से वो उनको आगे ले जा रहे थे बिना उन्हें ये सब बताए। जिनके वहाँ आकर किए गए हमले से जहाँ आस्था को लगता है कि रियू भी उसके चपेट में आ चुका है, लेकिन वो उस वार से बच चुका था और उसने उन लोगों को बचाया भी था। जहाँ आगे वो लुटेरे उसके बारे में पूछते हैं, जो अपने बारे में बताता है कि मैं शायद तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ, जैसे तुम महसूस कर सकते हैं मुझसे कोई भी सॉर्सरी एनर्जी महसूस नहीं हो रही होगी तुम्हें। मतलब इस शख्स के पास भी कोई मैजिकल पावर नहीं है। जहाँ आगे वो ये बागडोर छोड़ता है इचिका के हाथों, जहाँ ये इस नाजुक से दिखने वाली लड़की का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुम इसको हमारा सामना करने के लिए कह रहे हो, चलो खैर अगर ऐसा ही है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। पर इचिका को हल्के में लेना इनकी भूल साबित होती है, जहाँ वो अपनी शक्ति के इस्तेमाल से काफी तेजी से इन सबको एक साथ हरा देती है। जहाँ वैसे आस्था ने उसे की से फील किया था कि उसकी शक्ति कुछ पल के लिए 10 गुना तक बढ़ गई थी। और उसके बाद उसे वहां देखा वो अंधेरा, जिसकी बातों में रियू रोशनी डालते हुए कहते हैं कि हाँ वो हमारी 7 रियूजन में से एक है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि तुम बेस्ट हो यामी,
जहाँ यामी तो किसी और का सेकंड नेम भी है, जिस बारे में बोलते हुए उसके करीब पहुंच रहा होता है, जो उसे अपने करीब पहुंचता देखकर उसे नाराज होकर उसका सर पकड़ लेती है, बिल्कुल कैप्टन यामी की तरह, बस अपने छोटे छोटे हाथों से ज्यादा दूर तक, और तगड़े तरीके से वो नहीं पकड़ पाती उसके सर को। जिस सबको देखते हुए रियू उसको बताते कि हाँ, ये छोटी बहन है कैप्टन यामी की, और अगर आस्था को और पावरफुल बनना है तो उसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए साथ रियूजेन से। हाँ, पर उसके इस ट्रेनर को बिल्कुल भी आस्था पसंद नहीं आया, भले ही रियो उसको थोड़ी बहुत तवज्जो क्यों ना दे रहे हो, क्योंकि उसे नफरत है आस्था जैसे मर्दों से। पर आस्था कंसर्न ये होता है कि कभी उन्होंने अपनी बहन के बारे में तो बताया नहीं उन्हें। पर खैर, इस चिका को भी कैप्टन यामी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे इस दौरान बाकी लोग जो वहाँ खड़े होते हैं वो आस्था के सफेद बालों को देखकर एक्नोलेज करते हैं कि वो एक विदेशी है। और इससे पहले कि ज्यादा लोग इस बात पे फोकस करें, रियो उन दोनों को लेकर वहां से भागता है, जो उनको उस जगह से लीबे के पास ले जाते हैं, जहाँ एक शख्स दिखता है जो हीलिंग के लिए अपने मैजिक से मछलियां बनाकर हील कर रहा होता है लीवे को। जहाँ फिर आगे रास्ता मिलता है लीवे से, जहाँ आस्था शेयर करता है अपने थॉट्स की वो अकेला महसूस कर रहा था लीवे के बिना, इतने समय तक दूर रहकर उससे, जैसा कुछ सेम लीवे भी फील करता है। अब खैर आगे आस्था के लिए वहाँ खाना लग जाता है, और वो उस खाने की तारीफ करके खाना खाने ही जा रहा होता है कि उसे अचानक से दोबारा याद आती है वही बात कि उसे वापस जाना चाहिए। और वो रियू से पूछता है वहां जाने का कोई रास्ता अगर उसे पता हो तो। पर शायद रियू ने उसे पहले ही बताया था कि अगर अभी आस्था वहां जाता है तो उसके बाद भी कुछ नहीं बदलेगा, वो लूशियस को नहीं हरा सकेगा। पर आस्था फिर भी कोशिश करना चाहता है, क्योंकि वो अपने पसंदीदा शख्स को नहीं बचा पाया, और अगर वो यहाँ रुकता है तो कुछ नहीं बदलेगा, तो उसे जाना पड़ेगा उसे बचाने के लिए। पर जहाँ अगर रियू कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी समय है, पर आस्था का सवाल होता है कि उसे कैसे पता, और अगर वो ट्रेनिंग करेगा यहाँ रहकर भी, और सारे समय भी ट्रेनिंग करे, तो भी हो सकता है वो कुछ ना कर पाए, तो यहाँ समय वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। पर जिसकी हड़बड़ाहट को देखते हुए उसे एक थप्पड़ मारती है यामी, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि ये किस हड़बड़ाहट में, और ये मरता ये जीता है, पर फिर भी अगर वो अभी यहाँ जिंदा खड़ा है तो उसका श्रेय रियू और इस रिकवरी मैजिक वाले शख्स को जाता है, जिसका नाम है मिक्यूरिया। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे जैसे विदेशी हमारे यहाँ आने पर सिर्फ मुसीबत की तरह देखे जाते हैं, या मुसीबत की जड़ होते हैं। और भले रियो उसके लिए एक मिस्टीरियस फॉरनर हो, पर वो इनके देश के शोगुन है, और अगर आस्था उसकी एडवाइस को नकारना चाहता है और मरना चाहता है तो अभी मर सकता है इसके हाथों, जहाँ उसे किसी की भी रहमदिली को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिससे आस्था का टोन काफ़ी तक न्यूट्रल हो जाता है, और वो उनका शुक्रिया अदा करता है उनको बचाने के लिए, और फिलहाल के लिए वापस लौटने की जिद छोड़ता है। तो अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो सबसे बड़ा खतरा है लूशियस, और अगर वो खुला छूटा रहे तो इनको भी खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लूशियस इनका भी कंसर्न रहेगा। तो पहले ही जानते हैं लूशियस की फाइटिंग स्टाइल के बारे में, जिसके पास है मैजिक के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ भी, जिस दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन में आस्था पीछे छूट सकता है। तो आस्था को ये फाइट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ख़त्म करना पड़ेगा, जिसके लिए सामने आता है हेवनली सर्वरेंस। तो आस्था सोचता कि कहीं उसका मतलब उस टेक्निक से तो नहीं जो भी इस्तेमाल किया था इचिका यामी ने, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास कोई मैजिकल पावर ही नहीं है, जिस पर वो इसको कंसंट्रेट करने के लिए कहते हैं अपनी की के ऊपर, क्योंकि की एक ऐसी एनर्जी का फ्लो है जो हर कोई अनजाने ही अपने तरह से इस्तेमाल करता है। पर इसका इस्तेमाल अगर तुम सही तरह से कर सको, और अपने शरीर की सारी एनर्जी को एक साथ एक जगह से कंसंट्रेट करके बाहर निकाल सको, तो ये कहलाता है हेवनली सेवरेंस। और इस तरह से की और स्पीड के साथ एक फोर्स बनता है, जिससे इस तरह की धमाकेदार चीजें की जा सकती है, जहाँ अपने सामने खड़ी एक बांस को वो पूरा काट चुकी होती अपने हाथ से। जिसके बाद आगे वो इसे ट्राई करने के लिए कहती है आस्था को। पर इससे हैरान होता है वहां खड़ा वो हीलिंग मेज, क्योंकि ये करना इम्पॉसिबल है। जो उसकी ट्रेनिंग कई सालों से कर रहे हैं, वो भी ऐसा करने में कई साल लगा देते हैं, जहाँ ये लड़की और कुछ और यूजन 7 के लोग ही ऐसा कुछ कर पाते हैं जो वो सोच रहा होता है। जहाँ आस्था भी सोच रहा होता है कि उसने कभी नहीं सोचा कि का ऐसा इस्तेमाल कर पाना। जहाँ आस्था के हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल वैसी होती है जैसे बाकी लोग माना स्किन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंस्पायर्ड होकर ये वार बनाए। तो अब आस्था योरुको यानी कि शायद की का इस्तेमाल किए बिना इस्तेमाल करेगा इसका एंटी मैजिक पावर के साथ। जिस एंटी मैजिक शक्तियों का फ्लो अपने एक हाथ में लिए आस्था अपना हाथ ऊपर से नीचे की ओर काफी तेजी से चलाता है, जिससे वो भी अपने सामने खड़े बांस को दो टुकड़ों में काट देता है। लेकिन ये प्लेनली स्मूथ कटते नहीं है, ये देखने में झुलसे हुए से लगते हैं, जो हुआ आस्था की टेक्निक में इन्फ्यूज हुए एंटी मैजिक की वजह से। तो आस्था को उसका बेसिक्स पता है, अब उसको बस इसे और निखारना है और इसे और बेहतर तरीके से सीखना है। जहाँ आस्था भी सबसे महसूस कर पाता है कि वह अब भी और पावरफुल बन सकता है, जिसके लिए वो थैंक्स करता है इचिका को, और उससे मांगता है मदद और स्ट्रांग बन पाने के लिए। तो खैर आगे आस्था करता है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग इस शक्ति के साथ। तो वो बेसिक सीख चुका है इस चीज़ की, लेकिन उसे अभी भी बेसिक सीखनी है ज़ैतैन की,
जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू सीख पाएगा अपनी शक्ति को एग्जैक्टली यूज़ कर पाना जब उसे उसकी ज़रूरत हो। और इसे तेज़ी से सीखने के लिए और सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए उसको सामना करना पड़ेगा एक रियल एक्सपर्ट का, जहाँ वो उसका सामना करवाने वाले होते हैं इचिका से, जो है कैप्टन यामी की छोटी बहन। जहाँ आस्था भाप चुका कि जो भी उसने देखा अब तक उस सब के दौरान वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। तो इसे और लीवे को सीरियस होना पड़ेगा इस फाइट की शुरुआत से ही, जहां आस्था और वो एक डेविल फॉर्म के साथ शुरू करते हैं, जहां वो रिकवरी मेज आस्था के इस फॉर्म को देख के फील कर पाता है उसके चारों तरफ लपटी हुई एंटी मैजिक की लेयर, जिससे हो सकता है बहुत सारी टेक्निक जो सामने से आए वो उसके एंटी मैजिक के वजह से कैंसिल हो जाए। तो खैर आगे इचिका पूछती है आस्था से कि तुम इस सबको सीरियसली तो ले रहे हो ना, जिस पर घबराते हो आस्था कहता है हाँ, क्योंकि भले ही वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हो पर ये एक रियल बैटल होने वाली है। और साथ ही चिका ये भी कहती है कि अगर तुमने सब कुछ नहीं लगाया अपने इस जंग में तो तुम मारे भी जा सकते हो। जिसके बाद वो अपना एक वार करती है आस्था के ऊपर, जिससे आस्था काफी दूर चला जाता है, जहां आस्था को लग रहा था कि एंटी मैजिक के इस्तेमाल से वो उसको हरा पाएगा। जहां शायद इचिका की शक्तियों का असर कम होने के बावजूद भी वो काफी स्ट्रांग है, जो दोबारा आस्था की ओर बढ़ते और आस्था से वार करता है, लेकिन उसके वार को डॉज कर कर काफी आसानी से उसे अपने वारों के चपेट में ले लेती है, जिसको आस्था डॉज तो करता है लेकिन इतना कुछ कारगर नहीं होता। तो इस टेक्निक का नाम जेतन पड़ा इसके आविष्कारक के नाम पर। और गाथाओं के हिसाब से जब इसके आविष्कारक इसका इस्तेमाल किया करते थे तो अपने एक वार से स्वर्ग तक को हरा सकते थे। पर खैर आस्था के एंटी मैजिक को भाप कर यू भी जानता है कि एंटी मैजिक स्ट्रांग है और आस्था को हिट करना मुश्किल होगा जब वह कॉन्सेंट्रेट कर रहा होगा। पर उस सब के बीच में भी एक पल आता है जब वो रिलैक्स हो जाता है, जिस समय का वो इंतजार करके उसका इस्तेमाल कर रही है। और ऐसे ही लूशियस का सामना भी कर सकता है आस्था, जहाँ उसके पास है सोल और टाइम मैजिक। तो उसका सामना करने के मुकाबले उसके इस्तेमाल करने के बीच के गैप का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो कमजोरी पाते ही तेजी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना उसके अगेंस्ट कारगर वार हो सकता है। और जिस तरह की ओपनिंग का इस्तेमाल करते हुए इचिका काफी बुरी हालत कर देती है आस्था की, और आस्था भी भाप पाता है कि शायद डेविल यूनियन मोड का इस्तेमाल करने के बाद भी हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते उसके सामने। क्या स्ट्रेंथ है। और वो बेहोश होने वाला होता है, लेकिन फिर से वो खुद को संभालता है और अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इस बार वो हार नहीं मानना चाहता। पर फिर इचिका उसको एक वार से बेहोश कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो लड़ने लायक नहीं है अभी और वो फालतू की बातें कर रहा है। तो क्या इचिका ने कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया? पर उसने ये फाइट एक जंग की तरह लड़ी है और ये उसका सामना नहीं कर पाया। पर खैर कौन है जो इतने लंबे समय तक उसका सामना कर पाया और उसके वारों का सामना कर पाया इस देश में, जो संख्या काफी कम निकल कर सामने आती है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी भी काफी सारी स्ट्रेंथ और है आस्था की दिखानी इनको, और बहुत सारी चीजें और ही अचीव कर सकते हैं आस्था के साथ रहकर, और आस्था भी सीख सकता है इनसे। और अब कहानी में आगे ये ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ पर बाकी के और वॉरियर्स जो कि चिका के लेवल के होते हैं ट्रेन करते हैं आस्था को, जिन्हें कहते हैं रियूजन 7 के मेंबर्स, जो सभी अपने अपने ज़ैतन का इस्तेमाल करते हैं आस्था के ऊपर, जो सभी उसे काफ़ी आसानी से हरा देते हैं और उसके फॉरनर होने की बातों को उससे डिस्कस करते हैं, जैसे क्या उसके सफ़ेद बाल असली है या उसने डाई करवाया है। और साथ ही क्या आस्था के देश में सभी के बाल सफ़ेद होते हैं, तो वहाँ ऑरेंज, लाल और सब तरह के कलर के बाल पाए जाते हैं, जिस सबसे ये काफ़ी एक्साइटेड होती है। पर साथ ही बाकी लोग इसको इसके ओहदे के हिसाब से अपने इमोशन में कंट्रोल और अपने कपड़ों पर रोक लगाने के लिए कहते हैं। मतलब इस तरह से काफ़ी हद तक एक कंजर्वेटिव और एक जैनजी तरह के माइंडसेट के बीच में हल्की सी बहस चल रही होती है, जहाँ आगे अपने कपड़े और यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, जिसको लेके ये लोग अपने आप को क्लासी या आउट ऑफ फैशन कह सकते हैं, जहाँ इनमें से एक बिल्कुल आउट ऑफ फैशन है। तो उनकी इस सब बहस के बीच में आता है रियू, जो उनसे पूछता है आस्था को ट्रेन करने के लिए, जहाँ आस्था भी तैयार होता है दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने के लिए, जहाँ वो लोग इस ट्रेनिंग में आस्था का कचूमर बना देते हैं, जो सभी आस्था को हराने के लिए सिर्फ ज़ैतन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। जहाँ वैसे आस्था उनसे बैठ के कुछ रियलाइज़ करता है कि ज़ैतन इस्तेमाल करने का तरीका हर किसी का अलग अलग है, जहाँ अगर कोई पैरों से ज़ैतन का इस्तेमाल कर रहा है तो वो 5 क्वांटिटी ज़ैतन का इस्तेमाल कर रहा है, और अगर हाथ का इस्तेमाल कर रहा है तो वो 2-2 क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहा है। तो बस आस्था की चिंता ये होती है कि कैसे वो समझ पाएगा अपने अपोनेंट की ओपनिंग और इस्तेमाल कर पाएगा ज़ैतन का। और साथ ही बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, जहाँ इस देश का आसमान काफ़ी ज़्यादा बादलों से घिरा रहता है। पर खैर तभी आगे उसकी तरफ बढ़ती है इचिका, और जहाँ बातों ही बातों में जान पाता आस्था कि इचिका 24 साल की है, जहाँ आस्था 18 साल का है, जहाँ वैसे आस्था का वो अपने ही एज की लग रही थी। पर खैर चाहे जो भी हो, ये यहाँ सिर्फ आस्था के साथ इसलिए क्योंकि इसको ऐसा रियू ने करने के लिए कहा था। तो वैसे आगे और रियू के बारे में बताती है आस्था को कि भले ही वो काफ़ी सिंपल लगते हो, लेकिन वो उस देश को संभाल रहे हैं जो काफ़ी बिजी है, क्योंकि इनका देश पहले से ही काफ़ी अनस्टेबल है, जिसको संभाल रहे इस समय रियू अपनी टेक्निक तेनगेनेत्सु के साथ, जो टेक्निक है रियूया सामा के सीधी आँख की ओर, जो वर्तमान में कहीं भी घट रही कमाल की चीज़ों को
देख सकते हैं। जो बातें काफी हद तक सर के ऊपर से जारी होती है आस्था के, लेकिन यहाँ गुणगान करना बिल्कुल नहीं छोड़ती रियू की इचिका। पर खैर, बातों का पॉइंट ये था कि वो काफी कमाल के इंसान है जिन्होंने एक जिम्मेदारी दी है इचिका को, और वो उनकी जिम्मेदारी पर खरी उतरेगी। अब भले ही वो चाहे आस्था से नफरत क्यों ना करती हो, उसे फिर भी उनके कहे मुताबिक आस्था को ट्रेन करना पड़ेगा। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सिर्फ एक शोगुन है, वो उनकी बात मानेगी। वो इसलिए भी उनकी बात मानेगी क्योंकि उन्होंने इसकी काफ़ी मदद की थी, जिस सबकी कहीं ना कहीं वो कर्जदार हमेशा रहेगी। जहाँ आस्था भी काफ़ी हद तक खुश होता है कि कैप्टन यामी की छोटी बहन और उसके दोस्त काफ़ी कमाल के हैं। जहाँ इचिका और रियो की भी काफ़ी हद तक सेम है कैप्टन यामी जैसी। जहाँ आगे आस्था बताता है कि उन्होंने इसकी काबिलियत समझी थी और उसको मौका दिया था। और हाँ, वो भी कैप्टन यामी का काफ़ी ज़्यादा कर्जदार है। और इचिका का भाई ब्लैक बुल्स की प्राइड है, भले ही वो रूड हो, मतलबी हो और अजीब ही क्यों ना हो। पर इचिका आस्था को चुप होने के लिए कहती है और वो कैप्टन यामी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। जिस पर आस्था सोचता है कि वो क्यों नहीं जानना चाहती उसके भाई के बारे में। जिस पर आगे आस्था सोचता है कि वो हमारे यहाँ तक पहुंचे थे एक फिशिंग ट्रिप के दौरान लहरों में बहकर। पर इचिका के हिसाब से जो भी वो कह रहा है सब बकवास है, वो एक घटिया आदमी है। और इचिका उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सुनना चाहती। पर आस्था को समझ नहीं आता कि ऐसा वो क्यों कह रही है, भले ही वो थोड़ा अजीब हो पर फिर भी। पर जहाँ आगे वो कहती है कि उस आदमी ने हमारे पूरे क्लैन का खात्मा कर दिया। जहाँ आगे हम बढ़ते हैं एक छोटे से फ्लैशबैक में कैप्टन यामी और इचिका के, जहाँ वैसे ये सभी बातें काफ़ी हद तक सास्के वाला एंगल ले रही है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कैप्टन यामी के पास्ट को। जहाँ वैसे उनका नाम यामी नहीं है, पर वो यामी क्लैन के डिसेंडेंट है जिनका सरनेम यामी होता है। जो हथियारों के कुछ ग्रुप थे जिन्हें कीजिन कहा जाता था, जहाँ कीजिन नाम उनके पूर्वजों ने खुद को दिया था, जो अलग अलग देश में अलग अलग तरह के जंगों में शामिल होते थे। और बिल्कुल समुराई की तरह वो लैंड ऑफ सन की रक्षा क्या करते, जहाँ इसकी 5 प्रोविंसेस यानी कि प्रांत हुआ करती, जिस प्रांत के रियूदू फैमिली के लिए ये लोग काम क्या करते थे। और पौराणिक गाथाओं के हिसाब से माना जाता है कि ये जगह 5 सर वाले ड्रैगन का था जो लैंड ऑफ सन पर राज किया करता, जिसको वहाँ सेलेस्टियल मेडन ने बुलाया था। पर फिर आगे वो 5 सर वाला ड्रैगन दोबारा समुद्र में चला गया, जिससे समुद्र का रंग काला पड़ गया। जहाँ माना यह जाता है कि इसके वजह से स्पेस और टाइम का ताना बाना हिल सा गया, जो चीज़ कनेक्टेड थी नर्क से। पर इन सब गाथाओं को बकवास समझते थे कैप्टन यामी के पापा, क्योंकि उनका मानना था कि वो लोग हैं वंशज डीमन स्वॉर्ड इस्तेमाल करने वाले के। और उस पौराणिक गाथाओं के हिसाब से ये कहीं दूर जाके किसी जगह को बचाएंगे, जिन बातों का कोई तुक बिल्कुल समझ नहीं आता कैप्टन यामी के पापा को। जहाँ ये सारी बातें वो कैप्टन यामी यानी कि सुके हीरो से कर रहे होते हैं, जो कैप्टन यामी का फर्स्ट नेम है। जहाँ कैप्टन यामी को अपने पापा से इसी तरह के बकवास बातों की उम्मीद थी। और वैसे तभी यामी की तरफ बढ़ती उसकी छोटी बहन यानी कि इचिका, जिसकी आंखों को देखकर कैप्टन यामी के पापा का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, जो शायद उसकी मॉम से रिलेटेड होगा, जो उसी लुक उसी चेहरे को देखकर उस पर नाराजगी दिखाता है, जो चिका को जन्म देते हुए मारी गई और उसने पैदा किया ऐसे किसी को जो खुद के लिए नहीं लड़ सकती, और ऐसा कोई हमारे क्लैन में नहीं रह सकता। जैसा कहते हुए अपने ट्रेनिंग सोर्ड का वार इचिका के ऊपर करने ही वाले होते हैं, लेकिन उसको रोकता है कैप्टन यामी, जो वैसे सुकी हीरो यानी कैप्टन यामी की पोटेंशियल की तारीफ करता है, जहाँ उम्मीद है कि वो सबसे बेहतर बनेगा इस क्लैन में। पर खैर इन सब बकवास को छोड़ कैप्टन यामी बढ़ते हैं आगे मछली पकड़ने। तो आगे लैंड ऑफ सन के काले समुद्र के पास वो पकड़ते हैं एक मछली जो निकलती है पुफर फिश। तो हाँ, ये वही जहरीली मछली है जो जापान के डिश में काफ़ी फेमस है, जो खाने लायक नहीं होती पर इसके कुछ हिस्से खाने लायक होते हैं जो काफ़ी टेस्टी लगते हैं, जिसको खाने के लिए हर साल कई सारे लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो खैर वहाँ उस समय साबित ये हुआ कि कैप्टन यामी काफ़ी कमाल के मछुआरे हैं। और आगे उनको ज्वाइन करते हैं शायद अभी के करंट के शोगुन जो रियोदू फैमिली से है। जहाँ अगर हम इस चीज़ को क्लोवर किंगडम के हिसाब से बांटे तो ये रॉयल और कैप्टन यामी कॉमनर हुआ करते हैं। जहाँ खैर इन्हें इस भेदभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें भी फिशिंग पसंद है और वो इन्हें ज्वाइन करते हैं इस वजह से। और इचिका इसको रियो या सामा कहती है, पर ये कहता है मुझे इससे रियो बुलाओ, जैसे यामी इसको बुलाता है। पर चाहे जो मर्जी कह ले, ये इचिका इसको रियो या सामा ही बुलाएगी। पर ये कहता है ऐसा मत बोलो, क्योंकि रियो को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसका स्टेटस क्या है, किसके पास कितना यूरोकू है। वो बस ये चाहता है कि इस देश का हर एक नागरिक साथ में इकट्ठे खुश रह सके, वो भी एक बराबर अधिकार से। पर कैप्टन यामी के हिसाब से वो नजरअंदाज कर रहा है दुनिया की हकीकत को। हाँ, पर फिर भी कैप्टन यामी को इस तरह के किसी सपने से कोई आपत्ति नहीं है। जिस सब बातों को याद करती है चीका और कहती है हाँ, वो भी समानता की बात किया करता था, लेकिन जो उसने किया वो सब उसकी बातों को जस्टिफाई नहीं करते।
उसने कहा था वो पापा की तरह नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल पापा की तरह था। वो उनसे भी ज्यादा हत्यारा था। और सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपने पापा और अपने पूरे क्लैन का खात्मा कर दिया। जिस सब बातों पे आस्था को यकीन नहीं होता, पर वो आगे कहती है, उसके बाद वो हम सबको छोड़ गया और इस देश को छोड़कर तुम लोगों की तरफ बढ़ गया, और तुम सभी उस आदमी में भरोसा करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर आस्था कंसर्न होता है किसी को गलतफहमी हुई होगी। और जितना आस्था के अपनी यामी को जानता है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। परिचिका ने ये सब अपनी आंखों से देखा है, पर आस्था अपने कैप्टन के बारे में ये सब नहीं सुन सकता, भले ही ये सब उसकी छोटी बहन ही क्यों ना कह रही हो। जहाँ मामला थोड़ा संगीन हो जाता है और इचिका कहते हैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए जो कि उसने कल्टीवेट किया या फिर सीखी है कैप्टन यामी के अंडर, और वो भी अपनी पूरी शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होती है उनकी ट्रेनिंग को रिज्यूम करते हुए, और इस्तेमाल करती है डार्क यूजोत्सु, डार्क क्लॉक ब्लैक मूशा, जो एक पावरफुल टेक्निक है क्योंकि उससे भी फर्क नहीं पड़ता कि इस सब के दौरान आस्था मारा ही क्यों ना जाए। जिसके बाद ये जंग शुरू होती है और आस्था जिगा की शक्तियों से उसकी तरफ खींचा चला जाता है, पर आस्था अपने डेवलपमेंट मोड के साथ एंटी मैजिक से उसकी शक्ति के फ्लो को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय तक उसके काफी नजदीक पहुंच चुका होता है, जिस वजह से उसे एक वार खाना पड़ता है चीगा का। पर उस वार से ज्यादा डैमेज नहीं होता आस्था को, और वो बाहर निकल के तैयार होता है इस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए। पर आस्था के काउंटर अटैक से बचते हुए इचिका इस्तेमाल करते हैं डार्क जुजुत्सु ब्लैक स्टार का, जहां वैसे इचिका की स्पेशलिटी अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना नजदीक से, जहां उसके ब्लैक स्टार्स चीजों को पास खींचने के लिए, जिसका इस्तेमाल वो खुद के लिए कर रही होती ताकि वो आस्था को और कंफ्यूज कर सके। पर जहां आस्था इस्तेमाल करता है डीमन डिस्ट्रॉयर पावर का, जिससे उसकी स्ट्रेंथ की वो रेंज खत्म हो जाती है। पर सिर्फ ये जुत्सु काफी नहीं है, ये जंग है स्ट्रेंथ की, और ये मुकाबला डिसाइड करेगा कि तुम कितना अच्छा जैतन का इस्तेमाल कर सकते हो। जहां आस्था की तलवार घूमती है चिका के ऊपर, लेकिन वो उसके वार से बच जाती है और अपने पैर से वार करती है आस्था के ऊपर, जिससे आस्था नीचे गिर जाता है। जहां चिका का कहना होता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, और तुम बनना चाहते हो ऐसा कोई जो बराबर हो शोगुन के, यानी विजिट किंग, पर तुम्हारी शक्तियां देख के तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि तुम उस लायक हो। जहाँ वैसे आस्था चिका की कीमें महसूस कर पाता है नफरत कैप्टन यामी और उसके लिए। पर सिर्फ यही नहीं है जो वो सोच रही है, जिसे सुन इचिका कहती है, ऐसे बातें मत करो जैसे तुम मुझे जानते हो। जहाँ आगे दोनों का जैतिन टकराने वाला होता है क्योंकि आस्था ने फिगर आउट कर लिया है उसके जैतिन के बारे में, और वो एक परफेक्ट जैतिन यूज करेगा यहाँ पर। जहाँ दोनों अपने जैतिन का इस्तेमाल करने ही जा रहे होते हैं, लेकिन उस मौके से पहले उन दोनों को रोक देता है रियू, जहाँ उससे माफी मांगते हैं चिका। और आस्था भी रियलाइज कर पाता है कि शायद उस जैतिन का इस्तेमाल नहीं कर पाया या परफेक्टली मास्टर नहीं कर पाया इस जैतिन को, और शायद उन दोनों के वार को डॉच करने के दौरान रियू के हाथ में भी चोट लगी है। पर इससे पहले कि उसकी चोट पर चिंता जताए या फिर उस चीज़ को लेकर और डिस्कस करे कुछ और, वहाँ कुछ और खतरनाक लोग पहुंच चुके होते हैं, जिनमें से एक होती है सिस्टर लिली। तो क्या है उनका प्लान, जो जानने से पहले हम बढ़ते हैं लूशियस की ओर, जो मिलता है मॉरिस से, जो लूसीफर के जिंदा होने के दौरान उसके मलबे में मिक्स हो गया था, पर समहाउ उसको बचा लिया लूशियस ने, और अब वो इस्तेमाल करना चाहता है उसकी शक्तियों का। जहां वैसे लूशियस ने उसको रेजोरेक्ट किया है पहले से भी ज्यादा पावरफुल तरीके से, अपने बराबरी के लायक, क्योंकि मॉरिस ओरिजिनली अंधा था, पर लूशियस की रिकवरी मैजिक किसी भी रिकवरी मैजिक के परे है। जहां उसकी आंखें भी इसके बाद ठीक हो गई। जहां मॉरिस खुश होता है कि अब वो सब कुछ कर सकता है, वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकता है, पर यह खुशी कुछ समय के लिए ही होती है, क्योंकि उसके बाद उसे मिलती है लूसीफर की छुअन, और वो अपने होशआवाज खोकर ऑलमोस्ट लूसीफर का गुलाम बन जाता है, जो अब अपने वो एक्सपेरिमेंट लूशियस के लिए करेगा। तो खैर आगे लूशियस को परेशान देख सिस्टर लिली पूछती है उससे उसकी परेशानी का रीजन, जो बताता है कहीं दूर लैंड ऑफ सन की तरफ एक खतरा है, इंसानियत का खतरा, जो है आस्था जो भी जिंदा है, जिससे हमारे एक आइडल दुनिया बनाने का सपना टूट सकता है। तो जहाँ लूसीफर चाहता है सिस्टर लिली और अपने पैलेडियंस को उन पर हमला करने के लिए भेजने के लिए, जिस पर हामी भरती है सिस्टर लिली। तो जिस सबके साथ ये लोग पहुंचते हैं लैंड ऑफ सन के पास, और जिस जगह ये घूम रहे होते हैं वो जगह पूरी तरह से वीरान होती है, वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता, पर उस जगह एक गेट मौजूद होता है जिसको ये लोग तोड़ देते हैं, और फिर बीस्ट मैजिक का इस्तेमाल करके निकालते हैं होली हाउल साउंड, जिस हाउल को सुन के वहां प्रकट होता है 5 सिर वाला ड्रैगन। और अब ये 5 सिर वाला ड्रैगन बनने का कारण लैंड ऑफ सन को तबाह करके दुनिया की शांति की ओर कदम बढ़ाने के लिए, पर इतनी आसानी से भी नहीं, क्योंकि इनको रोकेंगे रियूजन, और जब तक ये लोग यहाँ हैं ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। पर उस जगह आस्था नहीं होता, क्योंकि आस्था भी ट्रेनिंग ले रहा है, और जिसका वो सामना कर रहा है इस ट्रेनिंग में वो कोई आम रियूजन नहीं, वो इन 7 रियूजन में सबसे पावरफुल रियूजन है, जिससे फर्क नहीं पड़ता कि आस्था क्या है और कहाँ से है।
अगर वो कुछ कर सकता है तो शोकेस करे वो अपनी स्ट्रेंथ इसको। पर अगर हम बात करें थोड़े समय पहले की, जब आस्था और इचिका लड़ रहे थे, तो उस दौरान फील किया था रियो ने दुश्मनों को, जिसने अपनी शक्तियों से उन्हें एक दूरी से भाप लिया था, जिस वजह से वो थोड़ा जल्दी भेज देता है इन लोगों को दुश्मनों की तरफ। पर हाँ, आस्था को उस जगह जाने नहीं दिया जाता क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अभी भी बाकी है। और उसके बाद आस्था की ट्रेनिंग शुरू होती है इस शख्स के साथ जो कि सबसे पावरफुल रियूजन में से एक है, जिस पे आस्था अपने जेतन का इस्तेमाल करता है, पर उसके जेतन को उसका अपोनेंट काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और वो आस्था पे एक जोरदार वार करता है और उससे कहता है, तुम जानते हो ना मुझे उस फाइट को ज्वाइन करना है, पर हाँ मैं रियू की रिक्वेस्ट को भी नहीं ठुकरा सकता। तो अगर उसने कुछ कहा है तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। जहां आस्था उस शख्स की स्ट्रेंथ को समझ पाता है, जहां वो उसके जेतन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसे अपने आप को तैयार भी करना है। पर खैर, उसका साथ देने के लिए यहाँ र्यूजन 7 से कोई और शख्स भी होता है, जो होता है तैनमैनिया शिखी फूजियो, जो हील कर रहा होता है आस्था को, जैसा वो बिल्कुल रियू के कहने पर ही कर रहा होता है। जहां वो सपोर्ट करेगा आस्था को ताकि आस्था सबसे पावरफुल र्यूजन से लड़कर जेतिन को मास्टर कर सके। जहां वो शख्स भी आस्था के कैलिबर को समझ पाता है, पर साथ ही वो ये भी जान पाता है कि आस्था शायद कभी ना सीख पाए जेतिन, क्योंकि वो काफी ज्यादा हेसिटेट हो रहा है, जिस पर आस्था एग्री नहीं करता। लेकिन आस्था ही कटाना झूठ नहीं कहती और आस्था घबरा जाता है, जिस वजह से जेतन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और यही फर्क है इस शख्स और आस्था के बीच में, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ नहीं है जिसको उसे कटाना नहीं काट सकती, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। उसके सामने जो भी चीज़ आएगी वो उसे काट देगा बिना फेल हुए, जैसा कहते हुए आस्था पर एक वार करता है। और यही चीज़ इसको स्ट्रांग बनाती है। जहाँ आस्था भी रियलाइज करता है कि इस बात में फैक्ट तो है, वो हेजिटेट हुआ था, वो सिस्टर लिली को नहीं बचा पाया, लूशियस को नहीं हरा पाया। जहाँ वो फील करता है कि वो इम्पेशेंट था और उसने मान लिया था कि वो और पावरफुल नहीं बन पाएगा, वो इचिका के अगेंस्ट नहीं जीत पाया, और इस पल वो अब भी घबरा रहा है, और इस तरह से वो कभी भी विजिट किंग नहीं बन पाएगा। जिस पर उसका अपोनेंट भी कहता है कि तुम मुझसे लड़ रहे हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम मेरे सामने बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। और आस्था के दिमाग में आता है, अगर उसने बचा लिया सिस्टर लिली को, और कहीं ना कहीं वही था जो आस्था से पहले ग्रैंड मैजिक नाइट बन गया। जहाँ यूनो को याद कर शायद आस्था नहीं हारना चाहता, और उसका अपोनेंट भी कहता है कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, तो मेरे खिलाफ लड़ते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। और शायद आगे होता है फाइनल क्लैश, लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं पैलेडेंस और रियूजन की फाइट की ओर, जहाँ एक रियूजन काफी घबरा रही होती है, जिसकी घबराहट को देखते हुए सिस्टर लिली उसकी मौत को थोड़ा आसान और कम दर्दनाक बना देगी उसके लिए। पर उसको इचिका गाइड करते जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकालने के लिए। जैसा करते ही वो शर्मिली घबराई हुई लड़की से बदल कर एक खुराफाती और खूंखार फाइटर बन जाती है, जिसकी कटाना और वो खून की प्यासी लगती है। तो हाँ, यह एक चालाक चतुर टाइप की फाइटर। तो यही था अब तक की कहानी में, और आगे जानेंगे इसके आगे की कहानी की क्या होगा, क्या पैलेडेंस जीतेंगे या फिर रियूजन, और आस्था की ट्रेनिंग का क्या हुआ, जिस सब बारे में जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।